हम लोग इस समय जो सेल पढ़ रहे हैं वो सेल का जो वोल्टेज होता है वो बहुत कम रहता है, लगभग 1.2 वोल्ट, 1.4, 1.5, बस इतना सा। और 1.2 वोल्ट 1.5 वोल्ट की जो सेल होती है, क्योंकि उसका वोल्टेज बहुत कम है इसलिए उसका धक्का, उसका जो पुश होता है वो इतना कम रहता है कि हमारी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो कुछ हैवी मशीन्स हैं, उनको हम उसकी मदद से नहीं चला सकते। जैसे ये एक नॉर्मल एक सेल आप देखा करते हैं जो आपको आपके घरों में कहीं घड़ी में डाला है, रिमोट में डालते हैं आप, तो ये जो एक सेल मेरे पास इस समय है ये 1.5 वोल्ट की केवल सेल है। और इस सेल का पुश इतना कम है कि अगर हम इससे कोई भी हैवी मशीन चलाना चाहें, जैसे कि कार का सेल्फ स्टार्टर, कार की हेडलाइट, कार का हॉर्न अगर हम चलाना चाहें तो, क्योंकि इन सब के लिए बहुत हाई करंट चाहिए और ये सेल सिंगल सेल उतनी करंट नहीं दे सकती। इसका वोल्ट भी कम है और इससे मिलने वाली करंट भी बहुत कम, इसकी एनर्जी भी बहुत कम है। तो अगर हमें ये सारी हैवी मशीन्स चलानी है तो उसके लिए हमको वोल्ट भी ज़्यादा चाहिए ताकि पुश भी ज़्यादा हो, और हमको करंट भी ज़्यादा चाहिए। क्यों? जिससे कि एनर्जी ज़्यादा मिले हमको। आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, I²RT एक फॉर्मूला। तो जितनी ज़्यादा करंट में होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको। तो हमारे जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें जो सेल चाहिए उस सेल का वोल्ट भी ज़्यादा होना चाहिए जिससे उसका पुश भी ज़्यादा हो। दूसरा, उसमें से हमको करंट भी ज़्यादा मिलने चाहिए जिससे हमको एनर्जी ज़्यादा मिले, धक्का भी ज़्यादा हो और ज़्यादा एनर्जी भी मिल सके। हमको ऐसी सेल चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो द सेल विच हैव मच एनर्जी, जिसके पास बहुत ज़्यादा करंट हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा वोल्ट हो। हम नहीं जानते ऐसी सेल को। अगर ऐसी सेल को नहीं जानते लेकिन इस सेल को हम जानते जिसका वोल्ट 1.5 वोल्ट का होता है, तो ऐसे सिचुएशन पर हमको करना ये पड़ता है कि फिर मुझे एक से ज़्यादा सेल्स को कंबाइंड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे कार का स्टार्टर चलाना है, मुझे उसका हॉर्न चलाना है, मुझे हेडलाइट जलानी है रात में, और इन सब के लिए हाई वोल्टेज और मैक्सिमम करंट चाहिए। इस वजह से, और वैसी सेल को हम पहचानते नहीं हैं इसका वोल्ट हाई हो और जो करंट हमको मैक्सिमम दे। इन्हीं सेल से आपको अपना काम बनाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए ज़रूरत है कि ये वाली जो सेल है ना, एक से ज़्यादा सेल आप जोड़ लो, एक से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन कर लो, और कॉम्बिनेशन जब करें तो हमें क्या ज़्यादा मिलना चाहिए, वोल्टेज भी ज़्यादा मिलना चाहिए और करंट भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं, वोल्टेज ज़्यादा होने से क्या ज़्यादा होगा? पुश, धक्का उसका ज़्यादा होगा, बड़ी मशीन को भी वो घुमा पाएगा। अगर धक्का कम है और मशीन थोड़ी बड़ी है तो इससे टकराएगा लेकिन इसको घुमा नहीं पाएगा। तो पुश भी उसका ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए क्या ज़्यादा होना चाहिए? वोल्टेज। दूसरी चीज़, एनर्जी भी उसके पास ज़्यादा होनी चाहिए। एनर्जी ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होगा? एनर्जी ज़्यादा होने से फ़ायदा ये होगा, वोल्ट ज़्यादा होने से घुमाने की क्षमता होगी, एनर्जी ज़्यादा होने से ज़्यादा देर तक चलाने की क्षमता होगी। 1 घंटे चला देगा उसको वो। अगर एनर्जी कम होगी तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये दो चीज़ें हमें कंपल्सरीली किसी भी सेल से चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? फिर से एक बार, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? आंसर है नंबर 1, वी वॉन्ट हाई पोटेंशियल, हाई वोल्टेज। क्यों हाई वोल्टेज चाहिए? जिससे हैवी मशीन को भी धक्का लगे और वो घूमे चले। ठीक है, ओके।
दूसरी चीज हमको क्या चाहिए? हाई करंट। हाई करंट क्यों चाहिए? क्योंकि एनर्जी के फॉर्मूले में I²RT आता है। करंट ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होने से बेनिफिट ये रहेगा कि ज्यादा देर तक चला पाएंगे हम मशीन को। तो दोनों चीजें हमको ज्यादा चाहिए। इसके लिए वी वांट टू मेक सम कॉम्बिनेशंस। जैसे कैपेसिटर के आपने बनाए हैं, रेसिस्टर्स के आपने बनाए हैं, वैसे ही कॉम्बिनेशन सेल्स के भी बनाएंगे। और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग, ऑफ कैपेसिटर्स, ऑफ रेसिस्टर्स, एंड नाउ इन द सेल्स। द वेरी फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसे आप हिंदी में श्रेणी क्रम संयोग कहते हैं। दूसरा जो मुख्य संयोग है वो हम समांतर क्रम में करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरा भी एक करते हैं जिसमें ये दोनों का मिला जुला रूप आपको देखने को मिलता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करते हैं। तो वन बाय वन हम कॉम्बिनेशन करते जाएंगे और उनकी स्टडी करते चलेंगे। सबसे पहले कौन सा कॉम्बिनेशन करने चल रहे हैं? तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, सेल्स को सीरीज में कंबाइंड करेंगे। सेल को सीरीज में कंबाइंड करना है, कैसे जोड़ना है? बड़ा सिंपल है। सीरीज कॉम्बिनेशन इससे पहले आप दो चीजों का पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर का और रेसिस्टर का। सेल्स को सीरीज में कैसे जोड़ेंगे? देखिए, सेल का सिंबल आप सब जानते हैं, हमने बनाना सीखा है। ये हमने एक सेल लगाई, एक ये दूसरी सेल, तीसरी सेल, इस तरह से हम इसमें जोड़ते चले जाएंगे। और मान लिया हमने कि हमने टोटल n सेल्स कंबाइंड कर दी सीरीज में, n सेल्स इस तरह से। और ये कॉम्बिनेशन का तरीका है, देखिए आप सब पहचानते हैं, ये इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका प्लस इसका माइनस, इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। एंड फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस मान लेते हैं कि सारी सेल एक जैसी हैं। बिल्कुल अपनी सुविधा के लिए हमने क्या मान लिया है कि सारी सेल एक जैसी हैं। एक जैसी का मतलब सबका ईएमएफ सेम है। एक चीज और, हर सेल में एक चीज, उसकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो सेल है तो वो होगा ही, क्या होता है? इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। सेल में दो चीज, एनर्जी का सोर्स और इंटरनल रेसिस्टेंस। अगर सेल है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा तो जब चार्ज उस इलेक्ट्रोलाइट में से चलेगा तो उस पर अवरोध भी लगेगा। इसका मतलब अगर सेल है सो कंपल्सरीली इट हैज इंटरनल रेसिस्टेंस, जरूर होगा उसके पास। एनर्जी तो खत्म भी कर चुके होंगे, डिस्चार्ज हो गया, एनर्जी खत्म हो गई, पर इंटरनल रेसिस्टेंस तब भी रहेगा। इसलिए हर सेल के साथ में एक रेसिस्टेंस जो कि उसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये भी हमको बना के दिखाना चाहिए। तो बना लेते हैं हर सेल के साथ में। ये जो रेसिस्टेंस मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये आंतरिक प्रतिरोध है जो कि हर सेल में रहेगा ही रहेगा। और जैसे कि मैंने बोला कि हमने अपनी सुविधा के लिए सारी सेल एक जैसी मानी है, सबका ईएमएफ सेम है, सबका इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम है। सपोज ईच एंड एवरी सेल हैज द ईएमएफ ई। जितने भी सेल हमने लगाई हैं सबका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल ई के बराबर है। सबका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक। और इस तरह से हमने कंबाइंड कर दी। कॉम्बिनेशन का प्रोसेस देखिए कैसे किया गया। कॉम्बिनेशन में इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कंबाइंड है, और इसका नेगेटिव नेक्स्ट के पॉजिटिव, इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से जुड़ते जाएगा, और एन सेल जुड़ते चले जाएंगे, और लास्ट में जो इससे पहले सेल आई होगी उसका नेगेटिव इसके प्लस से जुड़ेगा, और इसका नेगेटिव फिर आगे खाली रह जाएगा।
इस तरह से ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, ये जो सेल मैं लेके आया हूं उसमें मैं अगर आपको बताऊं, आप सभी शायद जानते हैं नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सेल जो आप देखते हैं एक तरफ का सिरा इसका फ्लैट होता है, बिल्कुल कुछ नहीं है, दूसरी तरफ ऐसा कैप जैसी कुछ निकली रहती है। तो ये जो कैप जैसी निकली हुई है ना, ये इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो फ्लैट वाला पोर्शन है, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अगेन वी हैव वन another cell, this is positive, this is negative. We have one more cell, this is positive, this is negative. अभी आप पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है समझ रहे हैं। कॉम्बिनेशन कैसा किया हमने, सबसे पहले हमने एक सेल ली, ऐसा रखा, आपको दिख रहा है इसका प्लस किधर है, ये कैप जैसे निकली है, सो दिस इज प्लस एंड इन दिस साइड दिस इज नेगेटिव। ओके, दूसरी सेल लेके हम आते हैं और मुझे कंबाइंड करना है। कैसे जोड़ना है, देखो पहली के माइनस से अगली का प्लस जोड़ना है, तो पहली का ये माइनस है और दूसरी का ये प्लस है, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया हमने। हो गया, कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया, सीरीज। एक और जोड़ना है हमको, तो और जोड़ दीजिए। ये क्या है इस सेल का, माइनस की प्लस माइनस, तो इस अगली सेल का क्या जुड़ना चाहिए, इससे प्लस जुड़ना चाहिए, ये ऐसे जुड़ जाएगा। और जितनी सेल आपको कंबाइंड करनी है आप कंबाइंड करते जाइए, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लगा करके। और यही कॉम्बिनेशन आप अपनी टॉर्च में लगाते, टॉर्च जलाते हैं ना रात में, अंधेरे के लिए यूज करते, तो टॉर्च में यही कॉम्बिनेशन करते हैं। उसमें एक पाइप जैसी बना हुआ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आप ऐसा ही तो डालते जाते हैं सेल को। आप देखिए ऐसी सेल, सॉरी ऐसे ही सेल पड़ी रहती हैं उस पर इस तरीके से। अगर आप रेडियो बजाते हैं, रेडियो, तो रेडियो में भी आप यही कॉम्बिनेशन करते हैं, ऐसे डाल देते हैं सेल टॉर्च में, ऐसा कॉम्बिनेशन अपने रेडियो में कर देते हैं। समझ आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रेडियो में टॉर्च में आप करते हैं, ठीक है। और ऐसा करने से, क्योंकि हमने यहां पर बहुत सारी सेल लगाई हुई है, और सेलों का जो ये कॉम्बिनेशन है ना, इसको हम बोलते हैं बैटरी। ये जो चीज लगी हुई है ये क्या है, सेल, और बहुत सारी सेल मिलकर के ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है इसका नाम क्या रख देंगे हम, बैटरी। तो बैटरी में तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ये जो हमने बैटरी बनाई है इसका प्लस और माइनस कहां है, तो आप देखिए ये पूरी की पूरी बैटरी बनी हुई है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, अब हमें इससे कुछ भी चलाना है, कार का स्टार्टर चलाओगे या कोई बल्ब भी जलाना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको कनेक्शन तो देनी पड़ेगी। कनेक्शन कैसे देंगे, एक वायर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आएगी, एक वायर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लाएंगे, और दोनों के बीच यहां पर हम इसको लोड दे देंगे। लोड मतलब जिसको हम ऑपरेट करना चाहते हैं, इट मे बी अवर कार स्टार्टर, इट मे बी अवर फैन, कुछ भी हो सकता है, जो भी हम इससे चलाना चाहते हैं बैटरी से, ठीक है। ओके, वैसे कॉम्बिनेशन करने के बाद, कॉम्बिनेशन हम करते ही इसीलिए हैं ताकि हम हैवी मशीन्स को चला सकें, नहीं तो छोटे काम, बल्ब वगैरह जलने का काम तो इनसे भी होता रहता है ना, छोटे बहुत बल्ब जलाने हैं आपको तो इनसे भी जलते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन करते ही हम इसीलिए हैं क्योंकि हम हैवी मशीन चला सकें, ठीक है। ये हमने कॉम्बिनेशन कर दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है उसको नोट कर लेते हैं। कैसे जोड़ा आपने, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते जाते हैं, ठीक है।
सेलों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक सेल का ऋण टर्मिनल अगली सेल के धन टर्मिनल से जोड़ते चले जाते हैं। ये हमने कर लिया सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेलों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक सेल का ऋण टर्मिनल अगली सेल के धन टर्मिनल से जोड़ते चले जाते हैं। कैसे जोड़ना है, अब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। ठीक है, ओके। अब कैलकुलेशन देखना ये चाहते हैं कि हमने जो इतना किया ये क्या है, बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। देखना ये है कि हमने कंबाइन तो कर दिया, क्या वोल्टेज बढ़ा, क्या करंट बढ़ी, ये चीज़ें हम देखना चाहते हैं। ठीक है, क्या आपको याद है ईएमएफ का मीनिंग क्या होता है? किसी सेल का ईएमएफ अगर 6 वोल्ट है, व्हाट इट मीन्स, सुनिए, इसका मतलब ये है कि अगर 1 कूलम का चार्ज उसमें से पास होगा, 1 कूलम का चार्ज उसमें से गुजरेगा, तो वो वाली सेल उस 1 कूलम के चार्ज को 6 जूल एनर्जी दे देगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नहीं समझ में आया? ओके। अगर किसी का वोल्टेज 2 वोल्ट है, ईएमएफ 2 वोल्ट है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर उसके अंदर से 1 कूलम का चार्ज पास होगा तो क्या होगा, उस 1 कूलम के चार्ज को वो वाली सेल जैसे उसके अंदर से पास होगा 2 जूल एनर्जी दे देगी। तो जितने 1 कूलम के चार्ज पास होते जाएंगे 2 जूल एनर्जी वो देती जाएगी। अब इसमें हर सेल हमने लगाई है, हर सेल का ईएमएफ ई है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर बाई चांस यहां से मैं एक चार्ज को एंटर करवाता हूं, एक चार्ज अगर यहां से एंटर करेगा ऐसे, सबसे पहले इस सेल के अंदर से उसको जाना पड़ेगा। इसका ईएमएफ कितना है, ई। तो अगर वो 1 कूलम का चार्ज है और यहां से हमने उसको पास करवाया, तो ये सेल क्या करेगी, उसको एनर्जी देगी। कितनी एनर्जी दे देगी, ई के बराबर, बिकॉज इस सेल का ईएमएफ ई है। 4 वोल्ट होता 4 जूल एनर्जी देती, 1.5 वोल्ट वाली सेल 1.5 जूल एनर्जी देती। इस सेल का विद्युत वाहक बल ई है, ई जूल एनर्जी दे देगी। समझ आ रहे हैं आपको? तो जैसे ही 1 कूलम का चार्ज एंटर करेगा, ये वाली सेल उसको कितनी एनर्जी दे देगी, ई एनर्जी दे देगी उसको। ठीक है, ऐसे और आगे जाते जाएगा, इस सेल से गुजरेगा तो ये क्या करेगी, ये भी उसको ई एनर्जी दे देगी। फिर इसके अंदर से गुजरेगा तो ये भी उसको ई एनर्जी दे देगी। फिर इसको पास करेगा, ये भी उसको ई एनर्जी दे देगी। तो एक सेल से गुजरा, उसने कितनी एनर्जी दिया, ई। 2 से गुजरा, कितनी मिल गई उसको, दूसरे ने भी ई दे दी, तो चार्ज के पास कितनी एनर्जी हो गई, 2E। 3 से गुजर जाएगा तो 3E। 5 सेल्स से अगर वो पास हो गया तो, लेकिन यहां जो चार्ज एक बार इस तरह से एंटर करेगा, उसको कितनी सेल में से पास होना पड़ेगा, n सेल में से पास होना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव कंबाइंड n सेल्स इन सीरीज इन दिस कॉम्बिनेशन। n सेल्स हमने लगाई हैं। और एक चीज, यहां से यहां आने के लिए चार्ज के पास दूसरा रास्ता भी नहीं है कि वो इधर से चला जाएगा या वो यहां से आने के बाद ऐसा जंप कर देगा, नहीं हो सकता। तो उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मतलब इट विल हैव टू पास ईच एंड एवरी सेल, उसको हर सेल में से
पास करना ही पड़ेगा। वो जंप करके नहीं जा सकता कि एक दो सेल पार करके चला जाएगा, नो वे, तरीका ही नहीं है उसके पास। तो इसलिए मजबूरन उसको हर सेल में से जाना पड़ेगा। अब एक सेल में से जब वो जाता है तो कितनी एनर्जी देती है सेल? ई। एन सेल में से पास होगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी? एन ई। समझ आ गया? ओके। तो जब यहां से वो 1 कूलम का चार्ज निकलेगा तो कितनी एनर्जी लेके निकलेगा? एन इंटू ई। और यहां से जाएगा, यहां एनर्जी खर्च करेगा, जो भी होगा उसको चलाएगा, उसके बाद एनर्जी खर्च करके फिर एनर्जी लेने पहुंचेगा। जब यहां से पहुंचेगा फिर एन एनर्जी मिलेगी, फिर खर्च करेगा, तो बार बार वो एनर्जी लेके आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में खर्च करते चला जाएगा। ये बात समझ आ रही है सबको? ठीक है। अच्छा, तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि 1 कूलम का चार्ज जब यहां से निकलेगा तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन उसको टोटल कितनी एनर्जी देगा? एन इंटू ई। और सेल या बैटरी 1 कूलम के चार्ज को टोटल जितनी एनर्जी देती है वही तो सेल या बैटरी का ईएमएफ होता है। इसका मतलब साफ है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ कितना बनेगा? एन इंटू ई। तो इसको नोट कर लेते हैं। संयोजन कहें या आप बैटरी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए संयोजन ही लिखा रहने दें। श्रेणी संयोजन में नेट विद्युत वाहक बल, नेट विद्युत वाहक बल N इंटू ई के बराबर हो जाएगा। अब ये बताइए मुझे कि नेट विद्युत वाहक बल N इंटू ई हो गया है। विद्युत वाहक बल यानी कि पोटेंशियल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इंक्रीज हो पाया कि नहीं इंक्रीज हो पाया? हुआ। क्यों? एक सेल का वोल्टेज कितना था? E। आपने N सेल लगाई, वोल्टेज कितना हो गया? N गुना हो गया। तो वोल्टेज अगर N गुना हो गया तो विद्युत वाहक बल क्या हो गया? बढ़ गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप करेंगे तो EMF बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम नोट कर देते हैं यहां पर। इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब हम करंट के बारे में पता लगाना चाहते हैं, तो करंट के बारे में कैसे पता लगाएंगे? करंट के लिए हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध भी चाहिए। सबसे पहले आप ये निकालें परिपथ का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध या परिपथ का परिपथ में लगी सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा ये बता सकते हैं आप मुझे? देखिए, केवल मैंने आंतरिक प्रतिरोध की बात की है, बाह्य प्रतिरोध की मैं बात नहीं कर रहा हूं। केवल आंतरिक प्रतिरोध बताइए, यहां से और यहां तक का आपको इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। ध्यान से देखिए, ये सारी जो प्रतिरोध आप देख रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध, ये सब कौन से क्रम में लगे हैं? श्रेणी में लगे। सेल श्रेणी में है तो प्रतिरोध भी श्रेणी में। अब आप याद कीजिए, जब आपने प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन बनाया उसमें एक फॉर्मूला आपको बताया गया था कि अगर n समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना आता है? n इंटू आर। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? n इंटू स्मॉल आर। समझ आ गया आपको? अच्छा, अब n इंटू आर तो आंतरिक प्रतिरोध हुआ। जो चार्जेस यहां से निकलेंगे उन चार्जेस के रास्ते पर अभी ये बाह्य प्रतिरोध भी तो पड़ेगा। उसके बाद फिर ये यहां से आएंगे, ये NR तो पड़ेगा ही, फिर ये बाह्य प्रतिरोध हर बार उनके रास्ते पर पड़ेगा। इसलिए पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा?
इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एन आर तो ये मिला करेगा चार्ज को, और कैपिटल आर भी मिलेगा, ये सीरीज में ही है, इसलिए हम कर देंगे एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। नहीं समझ में आया? फिर से, जब चार्ज यहां से यहां तक आएगा कितना प्रतिरोध पार करना पड़ेगा? एन इंटू स्मॉल आर। उसके बाद जब यहां से आएगा तो ये भी उसको पार करना पड़ेगा, तो ये और उसमें रेसिस्टेंस जुड़ जाएगा, इसलिए एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा सर्किट का। इसके बाद परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा आई एस इज इक्वल टू, आई एस क्यों? करेंट इन सीरीज। ठीक है, इससे थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि सीरीज में करंट कितनी मिल रही है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। वैद्युत धारा का सूत्र होगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल कितना आया है? N इंटू ई। और टोटल रेसिस्टेंस कितना मिला हमें सर्किट में? N स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो इतनी करंट हमको यहां से मिलेगी सीरीज में से। ठीक है, अच्छा, अब देखना यह है कि क्या करंट को हम बढ़ा पाए या नहीं बढ़ा पाए। एक चीज ये, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि करंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। भाई करंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी ये आपको कब पता चलेगा? जब पहले की करंट तो पता हो कि पहले कितनी मिलती थी हमको। जैसे पहले हमें मालूम था कि एक सेल से विद्युत वाहक बल हमें कितना मिलता था? E। अब हमने कंबाइंड किया तो कितना मिलने लगा? NE। हमने बता दिया कंपेयर करके कि पहले से पोटेंशियल क्या हो गया है? बढ़ गया है। लेकिन करंट के बारे में भी तो तभी बता सकते हैं ना जब हमें पहले तो मालूम हो कि एक सेल हमको कितनी करंट देता था, और उसके बाद हम इसका कंपेयर करेंगे और बता पाएंगे कि करंट बढ़ पाई कि नहीं बढ़ पाई। तो आप एक काम कर लीजिए, ये निकाल लीजिए एक सेल से मिलने वाली धारा कितनी होगी। एक सेल से मिलने वाली धारा फॉर अ सिंगल सेल करंट, बताइए कितनी करंट मिलेगी अगर सिंगल सेल हम जोड़ेंगे तो। देखिए ये हमने सिंगल सेल लगा दी, ईएमएफ ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, और ये हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया। अगर ये एक सिंगल सेल है तो करंट कितने मिलेगी? टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना होगा इसका? ई। टोटल रेसिस्टेंस ये स्मॉल आर और फिर ये कैपिटल आर, तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये करंट है। अगर केवल एक सेल हमने लगाई होती तो उससे हमें बाह्य प्रतिरोध में इतनी करंट मिलती। उसके बाद ठीक है, अब हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि अब हम एक सेल से मिलने वाली धारा को भी जानने लगे। तो एक सेल से जितनी मिलती है उसकी तुलना में सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट बढ़ गई घट गई, अब कंपेयर हम करा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन अभी मुश्किल है। और दूसरी चीज, हमारे पास दो तरह के सर्किट हो सकते हैं, दो तरह के सर्किट। अब इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि दो तरह के सर्किट कौन से हो सकते हैं।
एक वो सर्किट जिनमें हमें जो, जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि मुझे हैवी मशीन्स चलानी होती हैं, एक वो वाला सर्किट होता है जो ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं। अगर आप हैवी मशीन्स चला रहे हैं तो वो बहुत हाई करंट को बैटरी में से लेते हैं, जैसे कार का स्टार्टर, उसकी हेडलाइट, हॉर्न, इन सब कामों के लिए बहुत ज़्यादा करंट ली जाती है। और जो उपकरण, जो मशीन्स जितनी ज़्यादा करंट लेती हैं उनका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। क्यों? आपने करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, करंट का फॉर्मूला पढ़ा है V/R। कोई मशीन अगर बहुत हाई करंट ले रही है तो उसका रेसिस्टेंस कैसा होगा? बहुत कम। और जो मशीन कम करंट ले रही होती है, जो डिवाइस कम करंट लेती है, उसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो हमारे पास दो तरह के सर्किट होते हैं, एक वो सर्किट जो बहुत हाई करंट को ड्रॉ करते हैं, बहुत उच्च धारा लेना पसंद करते हैं, उच्च धारा से ही उनका काम बनता है, और एक वो वाले सर्किट जिनको ऑपरेट के होने के लिए कम करंट चाहिए, ज़्यादा करंट नहीं चाहिए। समझ में आया? तो हाई करंट लेने वाले कौन सी मशीन? अभी नाम लिया मैंने, कार का स्टार्टर, उसके हेडलाइट्स, बड़ी बड़ी हेडलाइट जलती है उसकी, और हॉर्न में भी बड़ी करंट जाती है। ये सब हैवी मशीन्स हैं। तो ये करंट कैसा लेंगी? बहुत ज़्यादा। अगर करंट ज़्यादा लेंगी तो इन मशीनों का प्रतिरोध कैसा होगा? बहुत कम। तो कार का स्टार्टर, उसका हेडलाइट, उसका हॉर्न, इन सब का रेसिस्टेंस कैसा होता है? बहुत कम रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि ये बहुत हैवी करंट को खींचती हैं। दूसरा, आपकी टॉर्च का बल्ब, आपकी टॉर्च का बल्ब, तो टॉर्च के बल्ब को कितनी करंट चाहिए? बहुत कम। बहुत थोड़ी करंट से भी वो जल जाता है। उसको अगर बहुत कम करंट चाहिए, क्योंकि वो करंट बहुत कम ले रहा है, इट मीन्स उसका रेसिस्टेंस कैसा होगा? बहुत हाई। तो याद रख लीजिए कि हैवी मशीन्स का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, और जो करंट कम लेती है डिवाइस, आपकी टॉर्च का बल्ब, उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। याद रहेगा? तो हमें ये दो तरह की चीज़ें चलानी पड़ सकती हैं बैटरी के सेल के कॉम्बिनेशन से। क्लियर है आपको यहां तक? ओके। तो अब हम देखते हैं, इसलिए यहां पर दो शर्तें हो सकती हैं, या तो हमारा रेसिस्टेंस जो बाह्य प्रतिरोध होगा बहुत कम होगा, और या तो बाह्य प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा। टॉर्च के बल्ब में बहुत कम होगा, कार स्टार्टर में। तो ये दो तरह के केस हैं। तो यहां पर मुझे अलग अलग दो केस बनाने पड़ेंगे, तो ही हम समझ पाएंगे करंट बढ़ रही है या घट रही है। केस 1, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर स्थिति में क्या करेंगे? कुछ भी आप मान लो, मान लिया R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r। क्या मतलब हुआ कि जो हमारा बाह्य प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा है, और जो सेलें हमने लगाई हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है। तो क्या है ये बताइए? टॉर्च का बल्ब है या ये कार स्टार्टर है? हाँ जी, बताइए बताइए। सही बताया है आपने, टॉर्च का बल्ब है, क्योंकि टॉर्च का बल्ब करंट बहुत कम लेगा, उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। तो ये है टॉर्च का बल्ब। मैं लिख देता हूं ताकि एक आपको आइडिया मिलता रहेगा। अब ऐसी कंडीशन पर देखो, अगर कैपिटल R बहुत बड़ा है, स्मॉल r बहुत छोटा है, तो यहां हम एक कन्वीनियंस ले सकते हैं कि जो चीज बहुत छोटी है उसको हम इन फॉर्मूलों में से नेग्लेक्ट करके छोड़ देंगे। ऐसा आपने बहुत बार किया हुआ है। तो स्मॉल r छोटा है तो इन फॉर्मूलों में से छोड़ दें। देन करंट इन सीरीज, सीरीज में या पहले फॉर सिंगल सेल आप निकाल लें। चलिए निकाल लेते हैं इसी को।
करंट इन सीरीज, उस समय सीरीज में जो करंट आएगी वो कितनी मिलेगी आपको बताइए। सीरीज में करंट का ये फॉर्मूला है NE/NR प्लस आर। स्मॉल आर वाली टर्म आपको यहां से छोड़ देनी है, तो क्या बचेगा NE कैपिटल आर, NE कैपिटल आर। ठीक है, अब ये भी निकाल लो कि उस वक्त अगर टॉर्च का बल्ब हम जलाएंगे तो एक सेल से कितनी करंट मिलेगी। फॉर अ सिंगल सेल, सिंगल सेल के लिए करंट कितनी होगी स्मॉल आर, इसमें भी आपको छोड़ना पड़ेगा। स्मॉल आर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी E/R। अब आप मुझे ये बताइए करंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी। एक सेल से कितनी करंट मिलती है आपको E/R। n सेलों का कॉम्बिनेशन बनाया, कितनी करंट मिल रही है NE/R। करंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी। एक सेल से तो आपको E/R करंट ही मिल रही है, और जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसमें E/R का n गुना करंट आपको मिल रही है। करंट बढ़ गई, करंट क्या हो गई, बढ़ गई है। करंट हैज इंक्रीज्ड, करंट बढ़ गई है। लेकिन कब, जब बाह्य प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो और आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो, उस वक्त। अब हम दूसरी स्थिति को यहां से ले लेते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में हमने मान लिया कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर, यानी कि इस बार बाह्य प्रतिरोध बहुत कम है। बाह्य प्रतिरोध बहुत कम है मतलब लोड का रेसिस्टेंस बहुत कम है। अगर रेसिस्टेंस बहुत कम है इट मींस ये बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा होगा। तो ये क्या है बताइए, ये कार स्टार्टर है, हॉर्न है, और ये हेडलाइट भी हो सकती है। ठीक, ऐसी सिचुएशन पर आप इन फॉर्मूलों से कैपिटल आर को हटा देना है। तो फिर से देखिए, फॉर अ सिंगल सेल, सिंगल सेल के लिए करंट कितनी मिलेगी आपको, कैपिटल आर को छोड़ना है। सिंगल सेल, एक सेल से मिलने वाली वैद्युत धारा, कैपिटल आर छोड़ देंगे E/r। अब करंट इन सीरीज, और इसके बाद हम कंपेयर कर पाएंगे सीरीज में कितनी करंट आपको मिलेगी। आई सीरीज, सीरीज का करंट ये है, कैपिटल आर वाली टर्म छोड़ देंगे आप, क्या बचेगा बताइए, NE/NR, n से n कैंसल हो गया, क्या मिला E/R। फायदा हुआ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अगर बाह्य प्रतिरोध बहुत छोटा है तो एक सेल से कितनी करंट मिलती है E/r, और n सेलें जोड़ने के बाद भी कितनी करंट मिलती है E/r। मतलब आपने पैसे भी खर्च कर दिए बहुत सारे, क्योंकि इतनी सेल लाए आप खरीद कर, आपने कॉम्बिनेशन करने में मेहनत भी बहुत कर डाली, लेकिन फायदा क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं। करंट जितनी एक सेल से मिल रही थी उतनी ही करंट इतनी सारी सेलों को जोड़ने के बाद भी मिल रही है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसमें करंट में बढ़ोतरी हुई क्या, इसमें करंट में वृद्धि नहीं हुई, नो चेंज। समझ आया। तो यह है सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, सेलों का श्रेणी संयोग। श्रेणी संयोग में क्या हुआ, पोटेंशियल के बारे में बात करिए। विद्युत वाहक बल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, विद्युत वाहक बल बढ़ गया तो पुश तो बढ़ गया,
करंट बढ़ी क्या, तो करंट के लिए दो कंडीशन है। जब कैपिटल आर बहुत ज्यादा होगा तब तो करंट n गुनी हो जाएगी बढ़ करके, लेकिन अगर कैपिटल आर बहुत छोटा है तो करंट नहीं बढ़ेगी, जितनी एक सेल से मिलती है उतनी कॉम्बिनेशन से आपको मिलेगी। तो इस सब को देख करके अब आप मुझे बताएं कि अगर आपकी कार में कोई बैटरी रखवानी है, कार स्टार्टर चलाना है, उसका हॉर्न जलाना है आपको, उसकी लाइट जलानी है आपको, तो क्या ये कॉम्बिनेशन सुइटेबल है या सुइटेबल नहीं है? ये कॉम्बिनेशन सोचो सुइटेबल है कि नहीं है? आंसर नहीं है सुइटेबल। क्यों? इसमें धक्का तो बढ़ गया, पुश तो बढ़ गया, लेकिन इन सब के लिए करंट इंक्रीज नहीं हो रही है। आप सोचोगे करंट इंक्रीज तो हो गई है, यहां देखो तो हो गई है, तो वो टॉर्च जलाते रहोगे बस आप, कार तो नहीं स्टार्ट होगी ना, कार की हेडलाइट तो नहीं जलेगी आपकी। और आपको करना क्या है? आपको तो कार की हेडलाइट जलानी है, उसका हॉर्न बजाना है आपको। समझ आ रहा है? तो क्या ये कॉम्बिनेशन सुइटेबल है? आंसर इज नो, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट सुइटेबल अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स। हमारी जरूरतों के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन उचित नहीं है। इसमें से धक्का तो हमने बढ़वा लिया, लेकिन करंट नहीं बढ़ पाई हमारे इस पर्पस के लिए, करंट नहीं बढ़ पाई। हम टॉर्च तो जला सकते, टॉर्च लगाएंगे n गुनी करंट मिलेगी आपको, लेकिन हमें तो ये चीजें चलानी है, हैवी मशीन्स चलानी है, और उसमें हमें करंट बढ़ के नहीं मिल रही है। और हमने शुरू में ही डिस्कशन किया था, हम दोनों चीजें ज्यादा चाहते हैं, हम पुश भी हैवी चाहते हैं और करंट भी मैक्सिमम चाहते हैं, पर ये हम नहीं कर पाए इस पे। सो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट सुइटेबल फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स, इसलिए हम इस कॉम्बिनेशन को नहीं यूज करेंगे। तो दूसरा कॉम्बिनेशन करिए। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है फिर? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप इसके बारे में समझ आ गया आपको, तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करके देखते हैं और फिर से चेक करते हैं क्या वो कॉम्बिनेशन सुइटेबल है। आप नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे सेल्स का और देखेंगे कि क्या ये कॉम्बिनेशन सुइटेबल है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप समझते भी हैं, एक सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, और इस तरीके की इसमें भी हम n सेल्स कंबाइंड करेंगे। ये सेल का पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और इस तरह की n सेल्स हमें पैरेलल में कंबाइंड करनी है। ये बीच में बहुत सारी ऐसी एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ऐसी बहुत लाइंस बीच में हमने लगाई हुई हैं। ठीक है, अब इनको कंबाइंड कैसे करना है देखिए। और जैसा कि मैंने बोला, सुविधा के लिए हम मान लेते हैं सारी सेल का डिजाइन एक जैसा ही है, बिल्कुल एक जैसा है, मतलब सबका ईएमएफ सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। इसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका भी। अब कंबाइंड कैसे करना है? बड़ा इजी है। सबके पॉजिटिव टर्मिनल्स को, सबके पॉजिटिव टर्मिनल में एक एक चिमटी लगाइए, क्लिप लगाइए, और जो तार यहां सब जगह से मिलते हैं सबको आके एक जगह पर कंबाइंड कर दीजिए। ऐसे सबके नेगेटिव टर्मिनल में एक एक क्लिप लगा दीजिए, और उनसे जो तार मिले आपको उन सब को यूं ऐसा यहां कंबाइंड कर दीजिए, इस तरह से। तो ये बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आ रहा है आपको? ये नहीं समझ आया तो जितनी सेल हैं, जितनी भी सेल आपके पास हैं,
सबके पॉजिटिव टर्मिनल में एक एक वायर बांधिए और तीनों को, जैसे 3 सेल हैं, तीनों को एक जगह लाकर उनको जोड़ दीजिए। फिर सबके नेगेटिव टर्मिनल्स में एक एक वायर लगाएंगे और उन तीनों को आके एक जगह पर जोड़ देंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये है हमारी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। समझ आ गया? अब इस बैटरी से हमने बाह्य प्रतिरोध लगाना है। ये हमने अपने सर्किट में लोड लगाया कैपिटल आर। इसी में हमको करंट ले जानी है और देखना है करंट इंक्रीज हुई या नहीं इंक्रीज हुई। देखिए, तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है? सभी सेलों के धन टर्मिनल एक बिंदु से तथा उनके ऋण टर्मिनल एक दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। लिखिए, सेलों के समांतर संयोजन में सभी सेलों के धन ध्रुव एक बिंदु से तथा सभी सेलों के ऋण ध्रुव एक दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। सेलों के समांतर संयोजन में सभी सेलों के धन ध्रुव एक बिंदु से तथा सभी सेलों के ऋण ध्रुव एक दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब फिर से वही चीज है। सबसे पहले परिपथ का टोटल ईएमएफ कितना होगा? टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ कितना होगा? क्या इसको NE लिख दें? सीरीज में NE लिखा गया था, इसको NE लिखना सुइटेबल रहेगा कि नहीं? आंसर है, चेक कर लो। कैसे? देखो कि एक तरफ से दूसरी तरफ जब कोई चार्ज जाएगा तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, वहां से डिसाइड हो जाएगा। यहां से एक चार्ज अगर इधर आना चाहता है या इधर से उधर कोई जाना चाहता है, किसी भी तरफ ले लो, आपको केवल टोटल ईएमएफ के बारे में समझना है। इधर से अगर एक चार्ज ऐसा जाना शुरू करेगा तो यहां पर, यहां से यहां तक आने के कितने रास्ते हैं? n रास्ते, n पैरेलल वेज हमने बनाए हुए। एक चार्ज अगर यहां से आएगा 1 कूलम का, तो वो एक साथ कितने रास्तों में से चल के इधर आ सकता है? एक बार में एक रास्ते से ही चल के इधर आ सकता है। तो अगर वो इस रास्ते से चला जाएगा तो ये वाली सेल उसके रास्ते पर पड़ेगी और ये वाली सेल उसके रास्ते पर पड़ेगी, तो जब इसके अंदर में से चलेगा तो ये सेल उसको एनर्जी देगी। कितनी एनर्जी दे देगी? आपने ईएमएफ के बराबर ई एनर्जी दे दिया इसने और वो चार्ज यहां से यहां आ गया। क्या उस 1 कूलम के चार्ज पर जो इस रास्ते पे चल पड़ा था कोई दूसरी सेल पड़ी? आंसर इज नो। तो उसे कितनी एनर्जी मिली टोटल? ई के बराबर। और तो नहीं मिली, दूसरी सेल ही नहीं पड़ी उसके रास्ते पर। तो टोटल कितनी एनर्जी मिली उसको? ई। और उधर से इधर आ गया। ठीक है, हमने सोचा कि ऊपर से चला गया इसलिए ऐसा हुआ होगा शायद। तो दूसरे चार्ज के बारे में सोचिए। 1 कूलम का चार्ज ने ये रास्ता अपना लिया।
अगर इस रास्ते से 1 कूलम्ब का चार्ज आ गया तो उसके रास्ते पर ये सेल पड़ी, जब इस सेल के अंदर में से, घोल के अंदर में से वो चार्ज चलेगा तो ये सेल उसको भी एनर्जी दे देगी, कितनी, E, और फिर वो चार्ज इससे बाहर निकलेगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो वो जो चार्ज 1 कूलम्ब का इस रास्ते से आया उसको कितनी एनर्जी मिले यहां तक आने में, E। अब आप समझ भी रहे हैं कि 1 कूलम्ब का चार्ज के पास n रास्ते हैं, लेकिन एक बार में एक ही रास्ता तो अख्तियार कर सकता है, वो एक बार में सब रास्तों से तो नहीं चल के जा सकता। तो अगर एक बार में एक ही रास्ता चलेगा तो एक बार में उसे कितनी एनर्जी मिलेगी, E के बराबर एनर्जी मिलेगी, और वो वहां से यहां आ जाएगा। तो 1 कूलम्ब के चार्ज को यहां से यहां आने में कितनी एनर्जी मिलती है, क्या NE एनर्जी मिल जाती है या केवल E एनर्जी मिलती है, केवल E। वो किसी भी रास्ते से आएगा, एक सेल केवल उसको एनर्जी दे देगी, और वो एनर्जी कितनी होगी, E के बराबर। इसलिए इस पूरे कॉम्बिनेशन का EMF कितना, इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो टोटल EMF होगा वो E के बराबर होगा। ये समझ में आया या मैंने बोल दिया तो आपने हाँ मान लिया, समझ आ गया ना। तो EMF में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज, ठीक है। उसके बाद हम सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अब आप ये मुझे बताइए, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का कुल आंतरिक प्रतिरोध हम जानना चाहते हैं, केवल आंतरिक प्रतिरोध, बस बाहर की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये कितने प्रतिरोध, ये कौन से क्रम में लगे हैं पहले तो ये बताएं, समांतर में, और कितने प्रतिरोध हैं, जितनी सेल हैं, तो कितनी सेल हैं, N, और सभी एक जैसे हैं। अब आप याद करें, N समान प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में लगे होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, एक प्रतिरोध बटे उनकी संख्या। तो एक प्रतिरोध कितना है, R, और उनका नंबर कितना है, N, इसलिए टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो गया, R/N। नहीं समझ में आया, ये सब रेसिस्टेंस में आपको पढ़ाया गया, ठीक है, ओके। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। अब हम निकालेंगे टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये समझ जाएंगे आप ऐसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बताइए कितना होगा, स्मॉल r/N, इतना तो इंटरनल रेसिस्टेंस है, और जो चार्ज बैटरी से बाहर चलेगा उसको इस रेसिस्टेंस को तो पार करना ही पड़ेगा, इसलिए भी उसके रास्ते पर आ जाएगा। तो हम यहां पर प्लस कैपिटल R कर देंगे। सो दिस विल बी द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, परिपथ का कुल प्रतिरोध इतना होगा। आप चाहें थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, इसके नीचे एक मानकर एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल r प्लस n इंटू कैपिटल R, ये आ गया परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो ये कौन सा प्रतिरोध था, ये केवल आंतरिक था, टोटल कितना है, ये पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब आप करंट निकाल सकते हैं। Therefore, करंट इन पैरेलल, ठीक है, समांतर क्रम में जो जोड़ा है सेलों को, उसमें कितनी करंट आपको मिलेगी वो हम पता लगाना चाहते हैं। करंट का भी फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो ऊपर लिखो कुल विद्युत वाहक बल, नीचे कुल प्रतिरोध लिख दो। कुल विद्युत वाहक बल कितना आया है,
ई, कुल प्रतिरोध कितना है देखो, स्मॉल r प्लस n इंटू कैपिटल R अपॉन स्मॉल n। इस तरह से पैरेलल में टोटल कितनी करंट बनेगी, ये n पलट के ऊपर आ जाएगा तो ये बनेगा एन ई अपॉन स्मॉल r प्लस n इंटू कैपिटल R। ये सेलों के समांतर संयोजन में मिलने वाली कुल करंट है, कुल धारा है। आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कुल करंट मिली थी उससे और पैरेलल में जो कुल करंट मिली उसको, दोनों को आप कंपेयर करके देखिए। आप तुलना करके देखेंगे, दोनों का न्यूमरेटर एन ई मिलेगा आपको। चेक कर लीजिए पन्ना पलट के जरा, दोनों के अंश में, दोनों के न्यूमरेटर में आपको क्या दिख रहा है, एन ई। उसमें भी एन ई था, इसमें भी एन ई। उसके डिनोमिनेटर में स्मॉल r के साथ n था और इसके डिनोमिनेटर में कैपिटल R के साथ n है। देख रहे हैं आप? तो फॉर्मूला तो करीब करीब देखने में लगभग एक जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है केवल। क्या डिफरेंस है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में n किसके साथ रहेगा, ऊपर तो दोनों का सेम एन ई। सीरीज में स्मॉल n किसके साथ रहेगा, स्मॉल r के साथ। और पैरेलल में स्मॉल n किसके साथ रहेगा, कैपिटल R के साथ। बस ये चीज आपको याद रखनी है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। समझ आया? अच्छा, अब तो हमें ये देखना है कि करंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो पहले सिंगल सेल की वजह से निकाल लेते हैं। फॉर अ सिंगल सेल करंट कितनी आएगी? अगर एक सेल आप लगाए होते तो अभी कुछ देर पहले निकाला भी था, एक सेल से कितनी करंट आएगी, E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। दिस इज द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ठीक, अब कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आप तो जानते ही हैं दैट वी शुड हैव टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स। हमारे पास दो तरह के सर्किट हो सकते हैं, एक वो जिसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो और एक वो जिसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत कम हो। इसलिए दोनों केसेस फिर से बनाएंगे हम। केस फर्स्ट, माना कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? क्या है ये? इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, करंट बहुत कम लेगा, तो क्या है ये? वेरी गुड, टॉर्च बल्ब है ये। अगर ये टॉर्च बल्ब है तो स्मॉल r को छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, फॉर अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल के लिए कितनी करंट मिलेगी उस वक्त अगर आप टॉर्च का बल्ब जला रहे हैं तो? स्मॉल r छोड़ दीजिए यहां से, तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R। और पैरेलल में कितनी करंट मिलेगी? करंट इन पैरेलल IP इज इक्वल टू, स्मॉल r को नेग्लेक्ट कर दीजिए, IP के फॉर्मूले में से स्मॉल r को नेग्लेक्ट कर दीजिए, एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसल, E अपॉन R। क्या करंट बढ़ पाई? करंट बढ़ नहीं पाई, करंट में कोई चेंज नहीं आ पाया। केस 2, दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें मान लिया कि हमारा वो वाला सर्किट है जिस सर्किट का रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस से बहुत कम है, मतलब वो बहुत ज्यादा करंट लेगा। हैवी मशीन है, कोई हैवी मशीन है, मतलब कार स्टार्टर है, हॉर्न है,
हेडलाइट्स हैं, ये चीजें हैं। उस वक्त एक सिंगल सेल के लिए एक सिंगल सेल से जो करंट कितनी मिलेगी आपको, I इज इक्वल टू, इस बार कैपिटल R छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, सिंगल सेल वाले फॉर्मूले पे कैपिटल R नेग्लेक्ट करेंगे, E अपॉन स्मॉल r, एंड करंट इन पैरेलल, संयोजन में कितनी करंट मिलेगी उसको आप देखिए, IP इज इक्वल टू कैपिटल R विल बी नेग्लेक्टेड। अगर ये नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा तो क्या बचेगा, टर्म पूरा चला जाएगा, एन ई अपॉन स्मॉल r, एन ई अपॉन स्मॉल r। बताइए करंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अगर कैपिटल R बहुत छोटा होगा तो सिंगल सेल से करंट मिलती है E अपॉन R, तो कॉम्बिनेशन से आपको कितनी करंट मिलेगी, E अपॉन R का n टाइम्स, जितनी सेल लगाई होंगी, 10 सेल लगाओगे 10 गुनी मिलेगी करंट, 50 सेल लगाओगे 50 गुनी करंट ज्यादा मिलेगी आपको। तो वो तो डिपेंड करेगा आपने कितनी सेल कंबाइंड की है, उतने गुना ज्यादा करंट आपको मिलते चली जाएगी। तो यहां करंट हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ का क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। करंट के बारे में दो केस हैं, अगर बाह्य प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो करंट नहीं बदलेगी, जितनी एक सेल से मिलती है उतना कॉम्बिनेशन करने के बाद भी उतनी ही मिलेगी, आपको कोई फायदा नहीं है आपको। और अगर बाह्य प्रतिरोध बहुत कम है तो करंट n गुना बढ़ जाएगी। अब बताइए इस बार आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अनुसार ये कॉम्बिनेशन ठीक है या अभी भी प्रॉब्लम है कुछ? पिछली बार क्या प्रॉब्लम थी सीरीज में, जब हम हैवी मशीन चलाने गए तो करंट इंक्रीज नहीं हुए थे। इस बार जब हम हैवी मशीन चलाने जाते हैं करंट इंक्रीज हो जाती है। समझ आया? तो क्या आपकी जरूरतों को ये वाला कॉम्बिनेशन पूरा कर रहा है? बताइए आपकी क्या जरूरत थी? व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट्स? आवर रिक्वायरमेंट्स इज वी वांट दैट करंट शुड बी हाई एंड ईएमएफ शुड बी ऑल्सो हाई, ईएमएफ को भी ऊंचा रहना चाहिए। लेकिन इसमें जब हम हैवी मशीन चलाने गए तो करंट तो बढ़ गई, बड़ा खुश हुए क्योंकि पिछली बार यही प्रॉब्लम आई थी। बट देयर इज अ ड्रॉबैक इन दिस सर्किट, इस सर्किट का एक कमी भी है, इसका ईएमएफ ही नहीं बढ़ा, इसमें धक्का नहीं बढ़ पाया। तो जब करंट बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, करंट बहुत ज्यादा मिलेगी, इसका मतलब मशीन आपकी एक के बजाय 2 घंटा चलेगी, लेकिन कब चलेगी? घूमे तो पहले। इसका पुश इतना कम है कि चार्जेस जाते हैं और मशीन को घुमा ही नहीं पाते। घूमेगी तो 2 घंटे चलेगी ना, समझो थोड़ा सा, घूमेगी तो 2 घंटे चल जाएगी क्योंकि करंट ज्यादा है। लेकिन इसका पुश इतना कम है कि ये मशीनों में जाता है और उसको रोटेट ही नहीं करा पाता, स्टार्ट ही नहीं कर पाता। समझ आ रही है? तो इसमें भी कुछ फायदा नहीं हो रहा हमारा, ये सर्किट भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर क्या किया जाए? अब तो हमने सीरीज भी कर लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर लिया, एंड बोथ द सर्किट्स आर नॉट सुइटेबल फॉर हैवी मशीन्स। एक में पुश ज्यादा मिलता है तो एनर्जी कम हो जाती है, दूसरे में एनर्जी ज्यादा मिलती है तो पुश ही नहीं मिलता उतना। अब क्या किया जाए? दोनों ही सर्किट हैवी मशीन्स को देखते हुए, उनको ख्याल में रखते हुए सुइटेबल नहीं है। इसलिए हैवी मशीन्स को जब हम चलाएंगे तो ना तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, ना हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जो इसके लिए इस्तेमाल होगा?
आंसर है एक तीसरा कॉम्बिनेशन बचा हुआ है, उसको पढ़ना है और देखना है कि क्या वाकई में वो कॉम्बिनेशन हमारी हैवी मशीन्स को ऑपरेट कर पाएगा, क्या वो कॉम्बिनेशन हैवी पुश और ज्यादा एनर्जी दे पाएगा। लेकिन उसको अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो क्या ये पूरा का पूरा आपको समझ आया? समझ नहीं आया आपको? आ गया? तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? आज आपने सेलों का श्रेणी संयोजन पढ़ा और सेलों का समांतर संयोजन पढ़ा। एक बार जल्दी से बता दीजिए, सेलों के श्रेणी संयोजन में ईएमएफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ घट जाता है, नहीं बढ़ता कि बढ़ जाता है? घटता तो नहीं है, घटता नहीं है पर बढ़ता भी नहीं है, जितना है उतना ही रहता है। करंट के बारे में बताइए, हमें हैवी मशीन चलानी है, टॉर्च के बल्ब को आप मत देखिए। करंट के बारे में बताइए, सीरीज में करंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। पैरेलल में करंट बढ़ जाएगी। हमने बोला बल्ब को आप मत देखिए, उसको छोड़ दीजिए, हैवी मशीन्स को देखिए केवल। तो पैरेलल में देखो, पैरेलल में करंट बढ़ेगी पर ईएमएफ नहीं बढ़ेगा। सीरीज में करंट नहीं बढ़ेगी, ईएमएफ हाई हो जाएगा। तो दोनों ही कॉम्बिनेशन हमारे काम के नहीं है। फॉर्मूले रहे, फॉर्मूले में आपको क्या याद रखना है? सीरीज में ऊपर दोनों के न्यूमरेटर में तो NE ही रहना है, डिनोमिनेटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में N किसके साथ आएगा? स्मॉल r के साथ। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में N किसके साथ आएगा? कैपिटल R के साथ। सभी बच्चे याद रखेंगे ये, पैरेलल में कैपिटल और सीरीज में स्मॉल r के साथ N रहना है। तो जब आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब हम लोग, उस वक्त हम पढ़ेंगे सेलों का एक मिक्स्ड ग्रुपिंग करेंगे। हम कुछ सेलें श्रेणी में लगाएंगे और ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन पैरेलल में लगाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या वाकई में हम वोल्टेज यानी कि ईएमएफ और करंट को बढ़ा पाए कि नहीं बढ़ा पाए। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे आगे की चीज पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू।